Subscribe and press the bell icon, and never miss any update from Easy Mechanical Engineering. हेलो दोस्तों, क्या हाल? सब बढ़िया ही होना चाहिए। तो अपने लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को 15 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। मैंने आप लोगों को 30 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए थे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। उनमें से 15 क्वेश्चंस मैं अपने लास्ट वीडियो में करा चुका हूं। मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया है 15 क्वेश्चंस का। ठीक है, तो जिन्होंने भी मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पे क्लिक करके आप मेरी प्रीवियस वीडियो, मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने 15 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको बताया है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। ठीक है, अब आज के इस वीडियो में हम 16 से 38 क्वेश्चन तक के सॉल्यूशंस की बात करेंगे। ठीक है, 16 से लेके 30 क्वेश्चन, 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक, क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 30 तक हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की यहाँ हम कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो हर एक क्वेश्चन का मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। अगर आपको पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। एक बात और, अगर आप ये वीडियो डायरेक्टली देख रहे हैं, इससे पहले आपने मेरी कोई भी वीडियो नहीं देखी है, आज की जो ये वीडियो है इसे आप डायरेक्टली देख रहे हैं, इससे पहले आपने मेरी कोई भी वीडियो नहीं देखी है अगर, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि पहले जाके मेरी सारी की सारी प्रीवियस वीडियोस देखिएगा, उसके बाद ये वाली वीडियो देखिएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ मैं हर एक कंसेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जितने भी कंसेप्ट है मैं अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूं और इसीलिए मेरी वीडियो 1 घंटे, 1.5 घंटे और 2 घंटे की भी है। ठीक है, मेरी वीडियोस इतनी लेंदी इसीलिए हैं क्योंकि वहां मैंने हर छोटे से छोटे कंसेप्ट के बारे में बात की है जो आपको कोई भी नहीं बताता है, आपके कॉलेजेस में भी आपके टीचर्स नहीं बताएंगे। ठीक है, इसलिए वो वीडियोस मेरी इतनी लेंदी हैं और यहाँ मैं हर एक कंसेप्ट को वापस से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर आपने उन कंसेप्ट्स के बारे में पहले नहीं पढ़ा है या उन कंसेप्ट्स के बारे में आप नहीं जानते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि ये क्या नई चीज आ गई। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि पहले जाके मेरी सारी प्रीवियस वीडियोस देखिएगा थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर, फिर ये वाली वीडियो देखिएगा। डायरेक्टली ये वीडियो देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो आप डायरेक्टली वीडियो देख सकते हैं, नहीं पढ़ा हुआ है तो प्लीज पहले जाके मेरी प्रीवियस वीडियोस देखिए, उसके बाद इस वाली वीडियो को देखिएगा। और जिन्होंने भी मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में थर्मोडायनेमिक्स प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। उस प्लेलिस्ट के लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको मेरी सारी की सारी वीडियोस सीरियल वाइज देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। 15 तक हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। ठीक है, यहां देखिए, according to Gibbs phase rule, which property among these is suitable to fix the state of the system? According to Gibbs phase rule, which property among these is suitable to fix the state of a system? Gibbs phase rule के according इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी, इनमें से, इन चारों में से कौन सी प्रॉपर्टी सिस्टम की स्टेट को फिक्स कर सकती है? ठीक है ना, कौन सी प्रॉपर्टी सुटेबल है सिस्टम की स्टेट को फिक्स करने के लिए? आपका आंसर है स्पेसिफिक वॉल्यूम। क्यों? अब ध्यान से सुनिएगा। यहां सबसे पहले चेक कीजिए सारी क्या प्रॉपर्टी ही है। स्पेसिफिक वॉल्यूम एक प्रॉपर्टी है, एंट्रोपी एक प्रॉपर्टी है, काइनेटिक एनर्जी, एंथैल्पी एक प्रॉपर्टी है। तो यहाँ सारी तो प्रॉपर्टी है। ठीक है, हमें पता है यहाँ जितने भी ऑप्शंस दिए हैं वो सभी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी हैं। अगर यहाँ कोई थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी का ऑप्शन नहीं होता तो हम उसको एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, अकॉर्डिंग टू गिब्स फेज रूल विच प्रॉपर्टी अमॉन्ग दीज, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी सिस्टम की स्टेट को फिक्स करने के लिए सुटेबल है? इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी, इन चारों में से कौन सी प्रॉपर्टी सिस्टम की स्टेट को फिक्स करने के लिए सुटेबल है? अकॉर्डिंग टू गिब्स फेज रूल, अकॉर्डिंग टू गिब्स फेज रूल। ठीक है, अब गिब्स फेज रूल हमेशा किन प्रॉपर्टीज के बारे में बात करता है? हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात करता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ये चीज मैंने आपको बताई है जब मैंने गिब्स फेज रूल आपको पढ़ाया था। गिब्स फेज रूल के अंदर हम हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। हम गिब्स फेज रूल में कभी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात नहीं करते हैं। गिब्स फेज रूल में हम कभी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात नहीं करते हैं। हम हमेशा गिब्स फेज रूल में इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। और गिब्स फेज रूल
हमें हमेशा ये बताता है कि कितनी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की हमें रिक्वायरमेंट है सिस्टम की स्टेट को फिक्स करने के लिए। तो गिब्स फेस रूल हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की बात करता है और गिब्स फेस रूल हमेशा हमें इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है। ठीक है, ऐसी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है जिनसे हम सिस्टम की स्टेट को फिक्स कर सकते हैं। तो इनमें से, इन सभी प्रॉपर्टीज में से कौन सी प्रॉपर्टी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, काइनेटिक एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एंथैल्पी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, सिर्फ स्पेसिफिक वॉल्यूम एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मैंने आपको पहले भी बताया, प्रीवियस लेक्चर में भी, जब मैंने पुराने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए थे 1 से लेकर 15 तक, उसमें बताया था कि जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो सभी क्या होती हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो सभी क्या होती हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू गिब्स फेस रूल व्हिच प्रॉपर्टी अमंग दीज इज सुटेबल टू फिक्स द स्टेट ऑफ अ सिस्टम? इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी गिब्स फेस रूल के अकॉर्डिंग सिस्टम की स्टेट को फिक्स कर सकती है? ठीक है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि सिस्टम की स्टेट को फिक्स कर सकती है, क्योंकि ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो गिब्स फेस रूल हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। A process is said to be reversible only if there is some net effect on the system but no net effect on surrounding after the completion of process, some net effect of system and surrounding after the completion of process, some net effect on surrounding but no net effect on system after the completion of process, या फिर no net effect on system and surrounding after the completion of process। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ये चीज मैं आपको रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस वाले अपने लेक्चर में बता चुका हूं, बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करके। कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल तभी होता है, कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल तभी होता है जब कोई भी नेट इफेक्ट हमें सिस्टम और सराउंडिंग पे देखने को ना मिले प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद। अगर हमें सिस्टम और सराउंडिंग पे कोई भी नेट इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, हमें सिस्टम और सराउंडिंग पे कोई भी नेट इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद, तो हम ये कहेंगे कि जो प्रोसेस हुआ है वो क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस है। बिल्कुल डिटेल में एग्जांपल के साथ 15 या 20 मिनट मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से प्रोसेस रिवर्सिबल होता है। तो कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल तभी होता है जब सिस्टम या सराउंडिंग पे प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद कोई भी नेट इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता। अगर सिस्टम या फिर सराउंडिंग में से किसी भी एक पे हमें कोई नेट इफेक्ट देखने को मिल रहा है प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद, तो उस केस में प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होगा, उस केस में प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होगा। ठीक है, अगर हमें कोई भी नेट इफेक्ट देखने को मिलता है तो सिस्टम या सराउंडिंग में से किसी भी एक पे, ठीक है, लेकिन अगर हमें सिस्टम या सराउंडिंग किसी पे भी कोई भी नेट इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है कंप्लीशन के बाद, प्रोसेस के कंप्लीशन के बाद, तो ही हम ये कहेंगे कि प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल है। ठीक है, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट मैंने आपको लिखवाया था। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। For a universe there is no mass and energy transfer। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अब ध्यान दीजिए, मैंने आप लोगों को बताया था, जब मैंने ओपन क्लोज्ड और आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में बताया था, शायद से लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो उस लेक्चर को देखिएगा, वहां मैंने आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में बताया था और आइसोलेटेड सिस्टम का भी एग्जांपल मैंने बताया था। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए मैंने सबसे बेस्ट एग्जांपल किसको बताया था? यूनिवर्स को बताया था। आइसोलेटेड सिस्टम का जो एग्जांपल होता है वो क्या होता है? यूनिवर्स होता है। ठीक है, यूनिवर्स को मैंने बताया था आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल। ठीक है, इसके बारे में मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है ना, कि यूनिवर्स से बाहर ना तो कोई एनर्जी का ट्रांसफर होता है ना ही मास का ट्रांसफर होता है, इसलिए यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम है। तो फॉर अ यूनिवर्स देयर इज ओनली मास ट्रांसफर, यूनिवर्स में मास ट्रांसफर तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, यूनिवर्स से कोई भी मास का ट्रांसफर नहीं हो सकता। नो मास एंड नो वर्क ट्रांसफर। ठीक है, वर्क ट्रांसफर की बात हो रही है यहाँ। ठीक है, लेकिन यहाँ हीट ट्रांसफर तो बचता है। वर्क और हीट के लिए हम एक कॉमन वर्ड यूज लेते हैं। वर्क और हीट के लिए, वर्क और हीट ट्रांसफर के लिए हम एक कॉमन वर्ड यूज लेते हैं। वर्क ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर के लिए
हम एक कॉमन वर्ड यूज लेते हैं, मैं अपने लेक्चर्स में भी बता चुका हूं, एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, तो यहाँ नो मास ट्रांसफर एंड वर्क ट्रांसफर, नो मास एंड वर्क ट्रांसफर। ठीक है, यहाँ कहा, इस ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है कि कोई भी मास या कोई भी वर्क ट्रांसफर नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ हीट ट्रांसफर के बारे में स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो ये आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट ये देख के कि मास भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, वर्क भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो ऐसा अपन नहीं कर सकते हैं। अपने को ये देखना होगा कि यहाँ स्पेसिफाई किया गया है क्या हीट ट्रांसफर के लिए भी। ठीक है, लेकिन इस ऑप्शन में आप देखिए नो मास ट्रांसफर एंड एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर एक कॉमन वर्ड है दोनों के लिए, तो इधर साफ कहा गया है कि यहाँ कोई भी मास ट्रांसफर नहीं होगा और कोई भी एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा। तो यूनिवर्स के लिए सबसे सही स्टेटमेंट कौन सा है, नो मास एंड एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी ट्रांसफर में दोनों आ जाते हैं, वर्क ट्रांसफर एंड हीट ट्रांसफर। इधर ऑप्शन नंबर डी में देखिए नो मास एंड हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो यहाँ वर्क ट्रांसफर को स्पेसिफाई नहीं किया गया है, यहाँ हीट ट्रांसफर को स्पेसिफाई नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, नो मास एंड एनर्जी ट्रांसफर। तो यूनिवर्स क्या होता है, एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है। यूनिवर्स हमेशा एक आइसोलेटेड सिस्टम बनाता है और आइसोलेटेड सिस्टम के लिए कोई भी मास या कोई भी एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता है। आइसोलेटेड सिस्टम के थ्रू कोई भी मास या कोई भी एनर्जी का ट्रांसफर हमें देखने को नहीं मिलता है। यूनिवर्स क्या है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है। कैसे यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ये सब मैं लेक्चर 2 में बता चुका हूँ। ये सब मैं लेक्चर नंबर 2 में बता चुका हूं, जहां मैंने ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम को डिटेल में एक्सप्लेन किया था। यहां अगर मैं अभी बताऊंगा तो लेक्चर बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इन व्हाट अप्रोच कंप्लीट बिहेवियर ऑफ सिस्टम इज डिटरमाइंड बाय द एवरेज बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ध्यान से देखिएगा, इन व्हाट अप्रोच कंप्लीट बिहेवियर ऑफ सिस्टम, कंप्लीट बिहेवियर ऑफ सिस्टम is determined, complete behavior of system is determined by the average behavior of molecule। ठीक है, कौन सी अप्रोच के अंदर हम सिस्टम के कंप्लीट बिहेवियर को मॉलिक्यूल्स के एवरेज बिहेवियर से डिटरमाइन कर सकते हैं। कौन सी अप्रोच के अंदर, इन व्हाट अप्रोच सिस्टम के कंप्लीट बिहेवियर को, कंप्लीट बिहेवियर ऑफ सिस्टम इज डिटरमाइंड बाय द एवरेज बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि कौन सी अप्रोच के थ्रू हम सिस्टम के कंप्लीट बिहेवियर को सिस्टम के मॉलिक्यूल्स के एवरेज बिहेवियर से डिटरमाइन कर सकते हैं। कौन सी अप्रोच में ऐसा होता है, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में ऐसा होता है। मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम सिस्टम के कंप्लीट बिहेवियर को, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम सिस्टम के कंप्लीट बिहेवियर को, सिस्टम के कंप्लीट बिहेवियर को मॉलिक्यूल्स के एवरेज बिहेवियर से डिटरमाइन करते हैं। मैक्रोस्कोपिक अप्रोच के अंदर हम सिस्टम के कंप्लीट बिहेवियर को मॉलिक्यूल्स के एवरेज बिहेवियर से डिटरमाइन करते हैं। ये चीज मैंने बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन की है मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक वाले अपने लेक्चर में। मैक्रोस्कोपिक अप्रोच और माइक्रोस्कोपिक अप्रोच वाले अपने लेक्चर में ये चीज मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की है कि किस तरीके से हम मॉलिक्यूल्स के एवरेज बिहेवियर से मैक्रोस्कोपिक अप्रोच के थ्रू सिस्टम का कंप्लीट बिहेवियर पता करते हैं। किस तरीके से हम मॉलिक्यूल्स के एवरेज बिहेवियर से मैक्रोस्कोपिक अप्रोच के थ्रू सिस्टम का कंप्लीट बिहेवियर पता करते हैं, ये चीज मैंने आपको वहां बताई है। तो यहां देखिए, इन व्हाट अप्रोच कंप्लीट बिहेवियर ऑफ सिस्टम इज डिटरमाइंड बाय एवरेज बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कौन से अप्रोच में ऐसा होता है, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में। मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम मॉलिक्यूल्स के एवरेज बिहेवियर की मदद से सिस्टम का कंप्लीट बिहेवियर डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच की मदद से। ठीक है, अगर हम थर्मोडायनेमिक्स को मैक्रोस्कोपिक अप्रोच का यूज लेके, माइक्रो नहीं मैक्रो, ठीक है, यहाँ वर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं माइक्रो नहीं बोल रहा हूं। अगर हम थर्मोडायनेमिक्स को माइक्रोस्कोपिक अप्रोच की मदद से पढ़ रहे हैं तो उस केस में हम सिस्टम के कंप्लीट बिहेवियर को मॉलिक्यूल्स के एवरेज बिहेवियर के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं। और मैक्रोस्कोपिक अप्रोच को हम क्या कहते हैं, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। मैक्रोस्कोपिक अप्रोच को हम क्या कहते हैं, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। ठीक है, तो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच को हम क्या कहते हैं, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स होगा। तो इन व्हाट अप्रोच कंप्लीट बिहेवियर ऑफ सिस्टम इज डिटरमाइंड बाय एवरेज बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसका आंसर है मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। और मैक्रोस्कोपिक अप्रोच को
हमने दूसरा नाम भी दिया हुआ है। मैक्रोस्कोपिक अप्रोच को हम क्या कहते हैं? क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई द ग्रुप कंटेनिंग द एप्रोप्रिएट मैच ऑफ आइटम इन लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। हमको यहाँ क्या करना है? मैच करना है। ठीक है ना, हमको यहाँ क्या करना है? मैच करना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए नटसन नंबर लेस देन 0.01। ठीक है, नटसन नंबर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। नटसन नंबर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। कंसेप्ट ऑफ क्वांटिनम वाला लेक्चर है जो मेरा, कंसेप्ट ऑफ क्वांटिनम वाले लेक्चर में मैंने नटसन नंबर के बारे में आपको बताया था कि क्वांटिनम अजम्पशन कब वैलिड होती है। ठीक है, क्वांटिनम अजम्पशन वैलिडेशन की मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि क्वांटिनम अजम्पशन जो है हमारी कब वैलिड होती है, उसके लिए क्या कंडीशन होती है, और वही मैंने आपको नटसन नंबर के बारे में बताया था, लैम्डा बाय एल। ठीक है ना, नटसन नंबर होता है लैम्डा बाय एल इज लेस देन 0.01 होता है, और लैम्डा बाय एल को ही हम क्या कहते हैं? नटसन नंबर कहते हैं। नटसन नंबर कहते हैं। तो नटसन नंबर लेस देन 0.01 होता है। तो नटसन नंबर अगर लेस देन 0.01 है, ध्यान से देखिएगा, नटसन नंबर अगर लेस देन 0.01 है तो इसका मतलब क्या है कि क्वांटिनम अजम्पशन वैलिड है। क्वांटिनम अजम्पशन क्या है? क्वांटिनम अजम्पशन वैलिड है। ठीक है, अगर नटसन नंबर लेस देन 0.01 है तो इसका मतलब क्या है? क्वांटिनम अजम्पशन वैलिड है। अगर क्वांटिनम अजम्पशन वैलिड है तो हम कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिनम अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिनम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, वहां हम क्वांटिनम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम क्वांटिनम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं तो क्वांटिनम कॉन्सेप्ट होता क्या है? क्वांटिनम कॉन्सेप्ट एक मैक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट है। क्वांटिनम कॉन्सेप्ट एक मैक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई है कंसेप्ट ऑफ क्वांटिनम वाले अपने लेक्चर में कि क्वांटिनम कंसेप्ट एक मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो यहां ध्यान दीजिएगा, माइक्रो नहीं मैक्रो। ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा, माइक्रो नहीं लिखा है, मैक्रोस्कोपिक कंसेप्ट है। तो क्वांटिनम कंसेप्ट क्या है? एक मैक्रोस्कोपिक कंसेप्ट है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिनम हम उन्हीं जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं जहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हो। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है तो हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते, हमें मैक्रोस्कोपिक अप्रोच ही अप्लाई करनी होगी। ये चीज मैंने आपको मैक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक अप्रोच वाले अपने लेक्चर में बताई है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि कंसेप्ट ऑफ क्वांटिनम क्या है? एक मैक्रोस्कोपिक कंसेप्ट है। ठीक है, क्वांटिनम कंसेप्ट एक मैक्रोस्कोपिक कंसेप्ट है। तो शुरू से देखिए, एक बार शुरू से देखिए, अगर नटसन नंबर लेस देन 0.01 है, यानी कि लैम्डा बाय एल लेस देन 0.01 है, इसका मतलब क्या है कि क्वांटिनम अजम्पशन क्या है? वैलिड है। ठीक है, क्वांटिनम अजम्पशन वैलिड है अगर, तो हम कंसेप्ट ऑफ क्वांटिनम अप्लाई कर सकते हैं। और क्वांटिनम कंसेप्ट क्या होता है? एक मैक्रोस्कोपिक कंसेप्ट होता है। ठीक है, क्वांटिनम कंसेप्ट क्या होता है? एक मैक्रोस्कोपिक कंसेप्ट होता है। और मैक्रोस्कोपिक कंसेप्ट या मैक्रोस्कोपिक अप्रोच को हम क्या कहते हैं? क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। अभी अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि मैक्रोस्कोपिक कंसेप्ट या मैक्रोस्कोपिक अप्रोच को हम क्या कहते हैं? हमेशा क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। ठीक है, तो नटसन नंबर अगर लेस देन 0.01 है तो नटसन नंबर मैच करेगा सीधा क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स से। ठीक है ना, नटसन नंबर मैच करेगा क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टीम वाटर सिस्टम, स्टीम वाटर सिस्टम, अब यहां ध्यान दीजिए, स्टीम वाटर सिस्टम हमेशा केमिकल इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम, जब मैंने आपको थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पढ़ाया था, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पढ़ाया था, वहां मैंने एग्जांपल दिया था एक स्टीम वाटर सिस्टम का, स्टीम वाटर सिस्टम का, स्टीम वाटर सिस्टम का एग्जांपल दिया था। ठीक है, स्टीम वाटर सिस्टम का एग्जांपल दिया था और वहां मैंने आपको बताया था कि स्टीम वाटर का जो सिस्टम है ये हमेशा केमिकल इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, स्टीम वाटर का जो सिस्टम होता है ये केमिकल इक्विलिब्रियम में होता है, क्योंकि यहाँ ये जो सिस्टम है ये पहली बात तो केमिकली इनर्ट है, केमिकली होमोजीनियस है, और यहाँ कोई भी रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगी स्टीम और वाटर के बीच। ठीक है ना, तो ये क्या है? ये सिस्टम, स्टीम वाटर का जो सिस्टम है ये केमिकल इक्विलिब्रियम में है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम वाले अपने लेक्चर में मैंने ये एग्जांपल दिया था, साफ साफ बिल्कुल ये वाला एग्जांपल मैंने दिया था। तो आप डायरेक्टली बिना किसी दिक्कत के ये कह सकते हैं कि स्टीम वाटर सिस्टम क्या है?
एक केमिकल इक्विलिब्रियम है। स्टीम वाटर सिस्टम क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम से मैच करेगा। आगे आते हैं m बाय v इनवर्स। ठीक है, इधर m क्या है, मास है और ये क्या है, कैपिटल V है, इसका इनवर्स। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम का इनवर्स, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाय मास। ठीक है, वॉल्यूम बाय मास क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। ठीक है, वॉल्यूम बाय मास क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। तो m बाय v इनवर्स किससे मैच करेगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टी से। ठीक है, m बाय v, m यानी कि मास, बाय वॉल्यूम इनवर्स क्या है, एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, यानी कि वॉल्यूम बाय मास एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, यानी कि स्पेसिफिक वॉल्यूम है। ठीक है, आखिरी ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट यहां ध्यान दीजिएगा, ट्रिपल पॉइंट की बात कर रहे हैं हम। ट्रिपल पॉइंट पे हमेशा, ट्रिपल पॉइंट पे नंबर ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज यानी कि डिग्री ऑफ जो फ्रीडम होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये फाई क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का सिंबल होता है। फाई क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का सिंबल। सॉरी, यहाँ ऑप्शन के अंदर कोई गलती है, ठीक है ना, यहाँ ऑप्शन के अंदर कोई मिस्टेक हो गई है, ये फाई नहीं होगा, ये एफ होगा। ठीक है, ये फाई नहीं होगा, ये एफ होगा, एफ इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, एफ इक्वल्स टू 0। फाई तो नंबर ऑफ फेसेस होता है, फाई नंबर ऑफ फेसेस को होता है, फाई क्या होता है, नंबर ऑफ फेसेस होता है। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन लिखने में। ठीक है, फाई नंबर ऑफ फेजेस होता है, एफ होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ट्रिपल पॉइंट के लिए एफ हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ट्रिपल पॉइंट के लिए एफ हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है ना, ट्रिपल पॉइंट के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि नंबर ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो रिक्वायर्ड होती हैं सिस्टम की स्टेट को फिक्स करने के लिए, ट्रिपल पॉइंट के केस में वो क्या होती हैं, 0 होती हैं। यानी कि ट्रिपल पॉइंट के केस में जब वाटर, जब तीनों फेजेस एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, जब आपको स्टीम, वाटर और आइस, स्टीम, वाटर और आइस तीनों एक साथ देखने को मिलते हैं, जब तीनों फेजेस, तीन फेजेस एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। और उस कंडीशन पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है सिस्टम का, वो होता है 0। ठीक है, यानी कि ट्रिपल पॉइंट पे इस स्टेट पे, ट्रिपल पॉइंट पे इस स्टेट पे, इस कंडीशन में, सिस्टम की इस कंडीशन में हमें किसी भी इंटेंसिव, किसी भी इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है सिस्टम की स्टेट को फिक्स करने के लिए। और इसीलिए हम कहते हैं कि ट्रिपल पॉइंट की कंडीशन में जब तीनों फेजेस एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, उस केस में हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है सिस्टम का, वो क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ फाई नहीं है, यहाँ एफ है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ फाई नहीं है, यहाँ एफ है। ठीक है ना, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 0 है ट्रिपल पॉइंट के केस में। तो ऑप्शन नंबर एस किससे मैच करेगा, ऑप्शन नंबर 2 से। ठीक है, तो अब आपका फाइनल आंसर क्या होगा, पी मैच करेगा, नॉट्सन नंबर मैच करेगा ऑप्शन नंबर 3 से। ठीक है, उसके बाद अपना आता है स्टीम वाटर सिस्टम, स्टीम वाटर सिस्टम यानी कि क्यू मैच करेगा 1 से। ठीक है, उसके बाद आता है m बाई वी इनवर्स, ये किससे मैच करेगा, m बाई वी इनवर्स मैच करेगा ऑप्शन नंबर 3 से, क्लासिकल थर्मोडाइनमिक्स, नहीं सॉरी, m बाई वी इनवर्स मैच करेगा स्पेसिफिक प्रॉपर्टी यानी कि ऑप्शन नंबर 4 से, r मैच करेगा ऑप्शन नंबर 4 से, और s यानी कि ट्रिपल पॉइंट जो है हमारा, ऑप्शन नंबर s मैच करेगा ऑप्शन नंबर 2 से। ठीक है, तो P3Q1R4S2, P3Q1R4S2 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, P3Q1R4S2। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। A rigid cylindrical container of cross sectional area 0.03 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा, A rigid cylindrical container, rigid cylindrical container, cylindrical container है of a cross section area, एरिया हमको दिया हुआ है क्रॉस सेक्शन एरिया 0.03 मीटर स्क्वायर, एंड हाइट, हाइट दी हुई है हमको, हाइट दी हुई है हमको। ठीक है, हाइट सेंटीमीटर में दी हुई, इस चीज का ध्यान रखिएगा, 0.25 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में हाइट दी हुई है। इज फिल्ड विद 2.5 kg ऑफ नाइट्रोजन, मास दिया हुआ है हमको 2.5 kg ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, इफ 3.9 किलो जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू इट, क्या है, क्यू हमें दिया हुआ है 3.9 किलो जूल। ठीक है, if 3.9 kilojoule of heat is supplied to it, then what is the final volume of system after the completion of process। तो अब यहां ध्यान दीजिए, यहां हमें सिस्टम का फाइनल वॉल्यूम पता करना है।
क्या पता करना है? फाइनल वॉल्यूम पता करना है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा वर्ड के ऊपर, क्वेश्चन को वापस पढ़िए एक बार, इसमें से आप कौन से वर्ड पे ध्यान देंगे ये आप खुद से सोचिए, मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या लिखा है? रिजिड लिखा है। यहाँ क्या लिखा है? रिजिड लिखा है। ठीक है, a rigid cylindrical container of cross section area 0.3 meter square and height 0.25 into 10 to the power 3 centimeter is filled with 2.5 kg of nitrogen. If 3.9 kilojoule of heat is supplied to it, then what is the final volume? ढूंढना क्या है? ढूंढना क्या है? फाइनल वॉल्यूम ढूंढना है ऑफ सिस्टम आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस। तो ध्यान दीजिए, अगर आपने मेरे प्रीवियस क्वेश्चंस देखे हैं, लास्ट वाला वीडियो देखा है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक देखा है, और मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं, तो वहां मैंने आपको बार बार ये एक्सप्लेन किया है कि रिजिड कंटेनर के केस में वॉल्यूम जो होता है वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो जो इनिशियल वॉल्यूम होगा वही आपका फाइनल वॉल्यूम होगा। ये जो डेटा आपको दिया गया है 2.5 kg 3.9 किलो जूल, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। आपको सीधा सीधा क्या करना है? आपको सिलेंड्रिकल कंटेनर का वॉल्यूम पता करना है। आपको सिलेंड्रिकल कंटेनर का वॉल्यूम पता करना है सीधा सीधा, और वो जो वॉल्यूम होगा सिलेंड्रिकल कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा वही आपका क्या होगा? सिस्टम का वॉल्यूम होगा। और चाहे आप कितनी भी हीट यहाँ सप्लाई कर लीजिए, चाहे कितना भी मास इसका हो सिस्टम का आपके, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता हीट से, मास से, वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा रिजिड कंटेनर के केस में। ठीक है, तो जो आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे वही आपका आंसर होगा। वॉल्यूम आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिया हुआ है, सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिया हुआ है, इनटू हाइट कर लीजिए। हाइट आपको सेंटीमीटर में दी हुई है, ये आपको मीटर में कन्वर्ट करनी है, क्योंकि यहाँ जितने भी ऑप्शंस हैं उनमें से एक ही सेंटीमीटर है, बाकी सब मीटर में है। ठीक है, तो आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा या सेंटीमीटर में, जैसे भी आप करना चाहते हैं। एरिया को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके देख लीजिए, या फिर इसको आपकी हाइट को आप मीटर में कन्वर्ट करके देख लीजिए, और फिर एरिया इंटू हाइट जब आप करेंगे, ठीक है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के बाद तो आपको वॉल्यूम पता चल जाएगा, आपको सिलेंडर का वॉल्यूम पता चल जाएगा, और वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? एरिया 0.03, ठीक है, मीटर स्क्वायर है ये, इनटू ये मीटर स्क्वायर में लिख रहा हूँ यहाँ, आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं एग्जाम्स में, ठीक है ना। 0.03 मीटर स्क्वायर यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, इनटू 0.25 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है। हमको क्या करना है? इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? 10 टू द पावर -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम 0.03 है ना, इंटू 0.25 इंटू 10 और मीटर, ठीक है। तो इसको सॉरी मीटर क्यूब हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है, इसको सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेटर में सॉल्व कर लीजिए फटाफट। 0.03 इंटू 0. मैं भी एक बार सॉल्व कर लेता हूँ। 0.03 इंटू 0.25, ठीक है, इंटू 10, 0.075 मीटर क्यूब आपका आंसर आएगा। 0.075 मीटर क्यूब आपका आंसर होगा, और यही सिस्टम का फाइनल वॉल्यूम होगा, यही सिस्टम का इनिशियल वॉल्यूम होगा, क्योंकि यहाँ रिजिड कंटेनर की हमने बात की है, और रिजिड कंटेनर के अंदर सिस्टम का वॉल्यूम हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर सब्सटेंस? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस वाले अपने लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि ड्राई एयर एक प्योर सब्सटेंस होती है। सीधा सीधा आपको आंसर मालूम है, अगर आपने प्योर सब्सटेंस वाला मेरा लेक्चर देखा है तो वहां मैंने साफ बताया है, एकदम क्लियर शब्दों में बोला है कि ड्राई एयर आपका एक प्योर सब्सटेंस होती है। सीधा आंसर आप यहाँ दे सकते हैं, और कैसे होती है ये भी मैंने आपको वहां बताया है। मॉइस्ट एयर और ड्राई एयर में कंपैरिजन करके मैंने आपको बताया है कि कैसे ड्राई एयर एक प्योर सब्सटेंस होती है। तो प्योर सब्सटेंस वाला लेक्चर आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ड्राई एयर प्योर सब्सटेंस कैसे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ऑल इरिवर्सिबल प्रोसेसेस आर फास्ट, ठीक है। रीजन क्या दिया हुआ है? फॉर फास्ट प्रोसेसेस इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रेस द पाथ एंड थस इट इज इम्पॉसिबल टू रिवर्स द प्रोसेस। तो यहां ध्यान दीजिए, यहां क्या लिखा है? ऑल इरिवर्सिबल प्रोसेसेस आर फास्ट। जितने भी इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो सभी फास्ट होते हैं। यहां क्या लिखा गया है? ध्यान से पढ़िएगा,
ऑल इरिवर्सिबल प्रोसेसेस आर फास्ट, यानी कि जितने भी इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो सब फास्ट होते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, क्योंकि मैंने आपको क्वासी स्टैटिक प्रोसेस वाले अपने लेक्चर में बताया था कि अगर प्रोसेस स्लो है और वहां फ्रिक्शन हो रहा है तो भी वो प्रोसेस क्या होगा? इरिवर्सिबल होगा। फ्रिक्शन के कारण प्रोसेस इरिवर्सिबल हो जाएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर प्रोसेस फास्ट है तो वो इरिवर्सिबल होगा। प्रोसेस अगर स्लो है तो भी इरिवर्सिबल हो सकता है। तो सारे सारे इरिवर्सिबल प्रोसेसेस फास्ट नहीं होते हैं। कुछ इरिवर्सिबल प्रोसेसेस ऐसे भी होते हैं जो स्लो होते हैं। सारे के सारे इरिवर्सिबल प्रोसेसेस फास्ट नहीं होते हैं। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ऑल इरिवर्सिबल प्रोसेसेस आर फास्ट, यानी कि सारे इरिवर्सिबल प्रोसेसेस फास्ट होते हैं, ये कहना बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि कुछ इरिवर्सिबल प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जो स्लो भी होते हैं, लेकिन वो इरिवर्सिबल किसकी वजह से हो जाते हैं? फ्रिक्शन की वजह से इरिवर्सिबल हो जाते हैं। मैंने क्वासी स्टैटिक प्रोसेस वाले अपने लेक्चर में क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जहां मैंने एक्सप्लेन किया है, उस लेक्चर में मैंने साफ साफ आपको बताया है कि किस तरीके से स्लो प्रोसेस भी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस हो सकता है। ठीक है ना? किस तरीके से स्लो प्रोसेस रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस वाले अपने लेक्चर में या फिर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस वाले अपने लेक्चर में, इन दोनों में से किसी ना किसी एक लेक्चर में मैंने आपको वहां बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया है कि किस तरीके से स्लो प्रोसेस भी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस हो सकता है फ्रिक्शन के कारण। ठीक है ना? फ्रिक्शन के कारण किस तरीके से एक स्लो प्रोसेस भी इरिवर्सिबल प्रोसेस हो सकता है। तो ये कहना कि जितने भी इरिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं वो सब फास्ट होते हैं, ये गलत है, क्योंकि कुछ इरिवर्सिबल प्रोसेसेस स्लो भी होते हैं जहां फ्रिक्शन अपना रोल प्ले करता है। ठीक है? तो ऑल इरिवर्सिबल प्रोसेसेस आर फास्ट, ये क्या है? एक गलत स्टेटमेंट है। ठीक है? सेकंड की बात करते हैं। फॉर फास्ट प्रोसेस इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रेस द पाथ एंड थस इट इज इम्पॉसिबल टू रिवर्स द प्रोसेस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है? फास्ट प्रोसेस के केस में हमारे लिए पाथ ट्रेस करना इम्पॉसिबल हो जाता है। एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे अगर कोई सिस्टम बहुत तेज स्पीड से आ रहा है, वहां प्रोसेस बहुत तेज हो रहा है, तो हम पाथ ही ट्रेस नहीं कर पाएंगे कि किस पाथ के थ्रू सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आया है। और जब हम पाथ ट्रेस नहीं कर पाएंगे कि किस पाथ के थ्रू सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आया है, तो फिर हम सिस्टम को वापस स्टेट 2 से स्टेट 1 पे सेम पाथ के थ्रू नहीं भेज पाएंगे। ठीक है? तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि प्रोसेस इरिवर्सिबल है। हम प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर सकते क्योंकि हमें वो पाथ ही नहीं मालूम है जिस पाथ के थ्रू सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आया है। तो जब प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट होता है तो उस केस में हम वो पाथ ट्रेस नहीं कर पाते हैं जिस पाथ के थ्रू सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आया है। और अगर हमें पाथ ही नहीं पता है कि किस पाथ के थ्रू सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आया है, तो वापस हम सिस्टम को स्टेट 2 से स्टेट 1 पे सेम पाथ के थ्रू नहीं भेज सकते हैं। ठीक है ना? तो इस कारण से जो फास्ट प्रोसेसेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। तो फास्ट प्रोसेसेस के लिए हमारे लिए क्या होता है? फास्ट प्रोसेसेस के केस में हमारे लिए ये इम्पॉसिबल हो जाता है कि हम पाथ ट्रेस कर पाए स्टेट 1 से स्टेट 2 के लिए। तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। फॉर फास्ट प्रोसेस इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रेस द पाथ एंड thus it is impossible to reverse the process। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ए क्या है? स्टेटमेंट ए जो है, असर्शन जो है वो क्या है? फॉल्स है। और रीजन क्या है आपका? ट्रू है। ठीक है? तो रीजन आपका ट्रू है और असर्शन क्या है? फॉल्स है। ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। फॉर फास्ट प्रोसेस इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रेस द पाथ एंड thus इट इज इम्पॉसिबल टू रिवर्स द प्रोसेस। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम ऑलवेज टेल्स अस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम ऑलवेज टेल्स अस अबाउट द स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है? इसके बारे में मैंने आपको बताया है अपने थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी वाले लेक्चर में भी बताया था, और आगे भी 2-3 लेक्चर्स में मैंने बार बार आप लोगों को ये बताया है कि सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जहां मैंने रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस डिस्कस किया है वहां पे भी मैंने आपको बताया कि सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमेशा सिस्टम की स्टेट के बारे में हमें बताती हैं। मैंने ये 2-3 लेक्चर में आपको बताया, बार बार बताया है। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो आप एक बार में इसका आंसर दे सकते हैं 1 सेकंड के अंदर, कि सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमेशा सिस्टम की स्टेट के बारे में हमें बताती हैं। सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमेशा सिस्टम की स्टेट के बारे में हमें बताती हैं। और किस तरीके से ये बताती हैं सिस्टम की स्टेट के बारे में, ये मैंने आपको एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाया भी है। ठीक है ना?
तो मैं वहां समझा चुका हूं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, यहाँ आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम ऑलवेज टेल्स अस अबाउट द स्टेट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सब हमेशा सिस्टम की स्टेट के बारे में बताती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, which of the following is independent of path followed by the system during the change of state? Which of the following is independent of path? क्या लिखा हुआ है यहाँ, इस पे ध्यान दीजिए। Which of the following is independent of path followed by the system during the change of state? Which of the following is independent of path? ठीक है, इनमें से इनमें से इनमें से स्मेल, थर्मल कंडक्टिविटी, एंट्रोपी जनरेशन, हीट इंटरेक्शन, इनमें से कौन सा पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा? इनमें से कौन सी चीज पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी? Which of the following is independent of path followed by the system during the change of state? सिस्टम की स्टेट चेंज के दौरान, सिस्टम की स्टेट चेंज के दौरान इनमें से कौन सी चीज पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी? सिस्टम की स्टेट चेंज के दौरान इनमें से कौन सी चीज पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी? इनमें से थर्मल कंडक्टिविटी एक ऐसी चीज है जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी। कैसे? क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी एक प्रॉपर्टी है और मैंने आपको ये बताया था कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करती हैं। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करती हैं। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हमेशा पॉइंट पे डिपेंड करती हैं। सिस्टम किस पाथ के थ्रू स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आया है, ठीक है, या किस पाथ के थ्रू स्टेट 2 से स्टेट 1 पे जा रहा है, इस पे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज कभी भी डिपेंड नहीं करेंगी। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज सिर्फ पॉइंट पे डिपेंड करती हैं, ठीक है ना, सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करती हैं। तो चेंज ऑफ स्टेट के दौरान सिस्टम किस पाथ से स्टेट 1 से स्टेट 2 या स्टेट 2 से स्टेट 1 पे गया है, इस पे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी कभी भी डिपेंड नहीं करती हैं। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी पाथ पे डिपेंड नहीं करती हैं। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज वाले अपने लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि क्यों ऐसा होता है, क्यों थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी पाथ पे डिपेंड नहीं करती हैं, क्यों थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को हम पॉइंट फंक्शन कहते हैं और क्यों थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स कहा जाता है। ये सब मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी वाले अपने लेक्चर में, ठीक है। तो स्मेल एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है, एंट्रोपी जनरेशन एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है, हीट इंटरेक्शन एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है, थर्मल कंडक्टिविटी एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है और थर्मल कंडक्टिविटी अगर एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है तो ये एक ऐसी चीज है जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी जब सिस्टम की स्टेट चेंज होगी, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी बी आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, चेंज इन प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम टेक प्लेस ड्यू टू change in property of the system take place due to energy interaction। सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब भी सिस्टम के साथ एनर्जी का इंटरेक्शन होगा, या तो सिस्टम से एनर्जी का ट्रांसफर होगा या फिर सिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफर होगा, तो किसी भी केस में जब भी सिस्टम के साथ एनर्जी का इंटरेक्शन होगा तब सिस्टम की प्रॉपर्टीज में चेंजेस आएंगे, ठीक है ना। ये चीज मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में बार बार जब भी इसकी जरूरत पड़ी है ये बार बार बताई है। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो आप डायरेक्टली इस चीज का आंसर दे पाएंगे कि जब भी सिस्टम की प्रॉपर्टी चेंज होती है वो किसकी वजह से होती है, एनर्जी इंटरेक्शन की वजह से होती है। तो जब भी सिस्टम के साथ एनर्जी का इंटरेक्शन होगा, जब भी सिस्टम के साथ एनर्जी का इंटरेक्शन होगा, या तो सिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा हो या फिर सिस्टम से एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा हो, किसी भी केस में जब भी सिस्टम के साथ एनर्जी का इंटरेक्शन होगा तब सिस्टम की प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, ठीक है। जब भी सिस्टम के साथ एनर्जी का इंटरेक्शन होगा तब सिस्टम की प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, ठीक है ना। तो चेंज इन प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम टेक प्लेस ड्यू टू एनर्जी इंटरेक्शन। सिस्टम की प्रॉपर्टीज में चेंज क्यों आते हैं, एनर्जी इंटरेक्शन की वजह से आते हैं। तो जब जब सिस्टम के साथ एनर्जी का इंटरेक्शन होगा तब सिस्टम की प्रॉपर्टी क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। अच्छा एक चीज और, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि हमेशा ही होगा, ठीक है ना, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है।
लेकिन कई केसेस ऐसे होते हैं जहां एनर्जी इंटरेक्शन की वजह से ही सिस्टम की प्रॉपर्टी में चेंज आता है। ठीक है, तो यहां मैंने ऑलवेज नहीं लिखा है, चेंज इन प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज टेक प्लेस ड्यू टू एनर्जी इंटरेक्शन नहीं लिखा है, यहां मैंने ऑलवेज वर्ड का यूज नहीं लिखा, ऑलवेज वर्ड का यूज नहीं लिया है। ठीक है ना, आगे आपको ऐसे एग्जांपल्स भी बताऊंगा जहां एनर्जी इंटरेक्शन यानी कि बाहर से एनर्जी का कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ना ही अंदर से बाहर एनर्जी का कोई ट्रांसफर हो रहा है, तो भी प्रॉपर्टी में चेंजेस हो रहे हैं, तो भी सिस्टम का टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ठीक है ना, बाहर से भी हम कोई हीट सप्लाई नहीं कर रहे हैं, ना ही अंदर से सिस्टम से कोई हीट सप्लाई हो रही है बाहर, तो भी टेम्परेचर के अंदर चेंज आ रहा है, ऐसे भी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। तो हमेशा ऐसा नहीं बोला है मैंने, यहाँ ये ध्यान से देखिएगा, चेंज इन प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम टेक प्लेस ड्यू टू, इनमें से कौन से ऑप्शन की वजह से सिस्टम की प्रॉपर्टी चेंज होगी? एनर्जी इंटरेक्शन की वजह से चेंज होगी। ठीक है, हीट ट्रांसफर की वजह से सिस्टम की प्रॉपर्टी चेंज होगी, वर्क ट्रांसफर की वजह से सिस्टम की प्रॉपर्टी चेंज होगी, लेकिन हीट ट्रांसफर एक अकेला रीजन नहीं है। हीट ट्रांसफर के साथ अगर वर्क ट्रांसफर भी हम लिखते तो भी बात होती। ठीक है, दोनों अगर साथ होते तो हम इस ऑप्शन को करेक्ट ऑप्शन मान सकते थे, लेकिन दोनों के लिए कॉमन वर्ड यूज होता है एनर्जी, और यहाँ एनर्जी इंटरेक्शन लिखा हुआ है, तो ये सबसे सही आंसर है। करेक्ट में से भी जो सबसे करेक्ट है उसके ऊपर हमें टिक लगाना होता है। ठीक है ना, और ये मैंने कभी नहीं बोला है, ऑलवेज के बारे में मैंने कभी नहीं बोला, चेंज इन प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज टेक प्लेस ड्यू टू, तो इस तरीके का क्वेश्चन मैंने बनाए नहीं है। हमेशा हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि एनर्जी इंटरेक्शन की वजह से ही सिस्टम की प्रॉपर्टी चेंज हो। ठीक है ना, बिना एनर्जी ट्रांसफर के भी सिस्टम की प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है इंटरनल रिएक्शंस की वजह से। ठीक है ना, सिस्टम के टेम्परेचर में चेंज आ सकता है। तो यहां मैंने ऑलवेज वर्ड का यूज नहीं लिया है। यहां इनमें से जो ऑप्शंस है उनमें से सबसे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है उस पर आपको टिक लगाना है। ठीक है, तो एनर्जी इंटरेक्शन की वजह से सिस्टम की प्रॉपर्टी चेंज होती है। क्वेश्चन नंबर 27, a system is said to be in thermal equilibrium only if a system is said to be in thermal equilibrium only if system is in mechanical equilibrium, system is in thermal equilibrium and system is in chemical equilibrium। यानी कि अगर तीनों कंडीशंस एक साथ सेटिस्फाई हो रही हैं तो ही सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम वाले अपने चैप्टर में, अपने लेक्चर में मैंने पूरी चीजें एक्सप्लेन की है, क्या होता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, क्या होता है थर्मल इक्विलिब्रियम, क्या होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, और वहां मैंने आपको एग्जैक्टली ये बताया है कि अगर सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है और केमिकल इक्विलिब्रियम में, तीनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में एक साथ है, तभी सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। तो तीनों कंडीशंस का सेटिस्फाई होना एक साथ एक समय पे बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, सिस्टम खाली मैकेनिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम में है, तो सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन में गलती है थोड़ी सी, यहाँ थर्मल नहीं, यहाँ थर्मोडायनेमिक आएगा। ठीक है, थर्मोडायनेमिक आएगा, यहाँ थर्मोडायनेमिक आएगा। ठीक है, तो सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम ओनली इफ सिस्टम इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन में गलती है, यहाँ सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम आएगा, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम ओनली इफ सिस्टम इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आपका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबाव। क्वेश्चन नंबर 28, all the results of classical thermodynamics can also be derived from, all the results of classical thermodynamics यानी कि मैक्रोस्कोपिक अप्रोच की बात हो रही है यहाँ, can also be derived from statistical study of matter यानी कि statistical thermodynamics। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है मैक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक वाले अपने लेक्चर में। वहां मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से मैक्रोस्कोपिक अप्रोच के रिजल्ट्स को हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के रिजल्ट्स के थ्रू डिराइव कर सकते हैं, किस तरीके से हम क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स के रिजल्ट्स को स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स से डिराइव कर सकते हैं। ये चीज मैंने बिल्कुल डिटेल में वहां आपको एक्सप्लेन की है एग्जाम्पल के साथ, कि कैसे हम क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स के रिजल्ट्स को स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स से डिराइव करते हैं,
कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज मैंने वहां आपको डिटेल में एक्सप्लेन की है कि कैसे मैक्रोस्कोपिक अप्रोच के रिजल्ट्स को हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच यानी कि स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स या फिर यूं कह लीजिए कि स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ मैटर के थ्रू डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज बिल्कुल डिटेल में अपने मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक वाले अपने लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन की है। तो अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा तो आप डायरेक्टली इस ऑप्शन पे टिक लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ देम इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम? इनमें से कौन सी सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है? वॉल्यूम एक प्रॉपर्टी है, एंट्रोपी एंथैल्पी एक प्रॉपर्टी है, लेकिन हीट सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है। हीट एक प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, फॉर अ प्रोसेस टू बी रिवर्सेबल इट मस्ट बी स्लो। असर्शन, रीजन क्या है इसका? ऑल क्वासिस्टेटिक प्रोसेस आर रिवर्सेबल। यहां ध्यान से देखिए, फॉर अ प्रोसेस टू बी रिवर्सेबल इट मस्ट बी स्लो। फॉर अ प्रोसेस टू बी रिवर्सेबल, किसी भी प्रोसेस को रिवर्सेबल होने के लिए हमेशा स्लो होना पड़ेगा। इट मस्ट बी स्लो। ठीक है ना, किसी भी प्रोसेस को रिवर्सेबल होने के लिए हमेशा स्लो होना पड़ेगा, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर प्रोसेस फास्ट होगा तो वो प्रोसेस रिवर्सेबल नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसका रीजन देखिए क्या है। ऑल क्वासिस्टेटिक प्रोसेस आर रिवर्सेबल, ये बिल्कुल गलत है, रीजन इसका सही नहीं है। ठीक है ना, ये ऑल क्वासिस्टेटिक प्रोसेसेस आर रिवर्सेबल ऐसा जरूरी नहीं है। ऑल रिवर्सेबल प्रोसेसेस आर क्वासिस्टेटिक, ये है हम कह सकते हैं। ठीक है, जितने भी रिवर्सेबल प्रोसेस हैं वो स्लो हैं, ये हम कह सकते हैं। ठीक है ना, फॉर अ प्रोसेस टू बी रिवर्सेबल इट मस्ट बी स्लो, इसका रीजन होना चाहिए था ऑल रिवर्सेबल प्रोसेस आर क्वासिस्टेटिक। अगर ये आपका रीजन होता तो ये बिल्कुल सही होता। ठीक है, सारे रिवर्सेबल प्रोसेसेस, किसी भी प्रोसेस को रिवर्सेबल होने के लिए स्लो होना पड़ेगा। ठीक है ना, ये सही है। इसका रीजन सही कब होता? जब सारे रिवर्सेबल प्रोसेसेस क्या होते हैं? क्वासिस्टेटिक होते हैं। लेकिन यहां ध्यान दीजिए, यहां क्या लिखा है कि सारे क्वासिस्टेटिक प्रोसेस क्या है? रिवर्सेबल है। यहां क्या लिखा है? सारे क्वासिस्टेटिक प्रोसेस क्या है? रिवर्सेबल है। तो ये बिल्कुल गलत है, सारे क्वासिस्टेटिक प्रोसेस रिवर्सेबल नहीं होते हैं। फ्रिक्शनलेस, खाली फ्रिक्शनलेस क्वासिस्टेटिक प्रोसेसेस क्या होते हैं? रिवर्सेबल होते हैं। ओनली फ्रिक्शनलेस क्वासिस्टेटिक, खाली फ्रिक्शनलेस क्वासिस्टेटिक प्रोसेसेस क्या होते हैं? रिवर्सेबल होते हैं। सारे क्वासिस्टेटिक प्रोसेस रिवर्सेबल नहीं होते हैं, लेकिन सारे रिवर्सेबल प्रोसेसेस क्या होते हैं? क्वासिस्टेटिक होते हैं। सो हम क्या कह सकते हैं? ऑल रिवर्सेबल प्रोसेसेस आर क्वासिस्टेटिक बट ऑल क्वासिस्टेटिक प्रोसेसेस आर नॉट रिवर्सेबल। ओनली फ्रिक्शनलेस क्वासिस्टेटिक प्रोसेसेस आर रिवर्सेबल। तो किसी भी प्रोसेस को रिवर्सेबल होने के लिए उसे स्लो होना पड़ेगा। ठीक है, और कोई भी प्रोसेस रिवर्सेबल तभी होगा जब वो क्वासिस्टेटिक होगा। तो अगर ये ऑप्शन होता, कोई भी प्रोसेस रिवर्सेबल तभी होगा जब वो क्वासिस्टेटिक होगा, तो आपका आंसर क्या होता? सही होता। लेकिन यहां क्या लिखा है? ऑल क्वासिस्टेटिक प्रोसेस आर रिवर्सेबल, जितने भी क्वासिस्टेटिक प्रोसेस हैं वो रिवर्सेबल है। ये इसका करेक्ट रीजन नहीं है, क्योंकि ये करेक्ट स्टेटमेंट ही नहीं है। ठीक है, ओनली फ्रिक्शनलेस क्वासिस्टेटिक प्रोसेस आर रिवर्सेबल, अगर क्वासिस्टेटिक प्रोसेस के दौरान फ्रिक्शन नहीं हो रहा है तभी वो रिवर्सेबल होंगे। सारे क्वासिस्टेटिक प्रोसेसेस रिवर्सेबल नहीं होंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो जहां मैंने क्वासिस्टेटिक प्रोसेस समझाया है आपको, वहां मैंने बिल्कुल डिटेल में हर एक चीज को एक्सप्लेन किया है। यहाँ ज्यादा टाइम मैं लूंगा नहीं। ठीक है ना, वहां मैंने डिटेल में, बिल्कुल डिटेल में हर एक चीज को एक्सप्लेन किया है कि क्वासिस्टेटिक प्रोसेस क्या क्या होता है और क्यों फ्रिक्शनलेस क्वासिस्टेटिक प्रोसेसेस ही रिवर्सेबल होते हैं। बाकी के क्वासिस्टेटिक प्रोसेसेस जिनमें फ्रिक्शन है वो रिवर्सेबल क्यों नहीं होते हैं। ठीक है, हर चीज वहां मैंने एक्सप्लेन की है। तो इस स्टेटमेंट को भी मैंने वहां बताया है कि ऑल रिवर्सेबल प्रोसेसेस आर क्वासिस्टेटिक बट ऑल क्वासिस्टेटिक प्रोसेसेस आर नॉट रिवर्सेबल, ये स्टेटमेंट भी मैंने वहां बताया था। ऑल क्वासिस्टेटिक प्रोसेसेस आर रिवर्सेबल नहीं होता है, ये गलत स्टेटमेंट है। ऑल क्वासिस्टेटिक प्रोसेसेस आर नॉट रिवर्सेबल, ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो अगर आपका रीजन ये होता, ये वाला ऑल रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर क्वासिस्टेटिक, तो ये बिल्कुल सही रीजन होता। लेकिन यहाँ क्या है? रीजन फॉल्स है। तो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स।
ठीक है ना। ए एक करेक्ट है लेकिन आर एक गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। ये आपका पार्ट सेकंड था, ठीक है ना। तो अगर आपको इन 30 क्वेश्चंस के अंदर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।